हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण आईएएस पीसीएस। ये 23 मार्च का करंट अफेयर्स है। जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के न्यूज़ हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो और जो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनसे लिया गया है। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, तो आप इसको एज अ प्राइमरी सोर्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं, इसलिए आप इसको रिवीजन पर्पस की तरह भी यूज कर सकते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल के साथ। पहला न्यूज आर्टिकल ईवीएम से रिलेटेड है। अभी कुछ स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, जैसे कि असम, बंगाल, केरला, पुडुचेरी। तो पोलिंग से पहले ईवीएम को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए इनका रेंडमाइजेशन किया जाता है। ये जो है कोई ऑफिशियल्स के द्वारा नहीं किया जाता है। पारदर्शिता को बरकरार रखने के लिए और फेयरनेस को बनाए रखने के लिए इसका रेंडमाइजेशन किया जाता है। ये एक 2 स्टेज प्रोसेस होता है। रेंडमाइजेशन क्या होता है? पहले स्टेज में ईवीएम को कंस्टिट्यूएंट असेंबली तक पहुंचाया जाता है और ये सारा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के देखरेख में होता है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो प्रतिनिधि हैं उनके सामने ऐसा किया जाता है। उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से ये फिर फाइनल जब पोलिंग होना होता है तो पोलिंग जो बूथ है वहाँ पे पहुँचाया जाता है। और ये सारा प्रोसेस जो है एक सील्ड इन्वायरमेंट में होता है। मतलब कि ईवीएम को कौन सा सीरीज कहाँ जा रहा है किसी ऑफिशियल्स को भी नहीं पता होता है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इसको अलोकेट किया जाता है और रैंडमली अलोकेट किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए, ताकि जो है बायसनेस को एलिमिनेट किया जा सके और न्यूट्रलिटी इंश्योर किया जा सके। आए दिन हम देखते हैं कि ईवीएम पे सवाल उठते हैं और इस पे अगर सवाल उठते हैं तो पब्लिक ट्रस्ट जो है इससे कम होता है। सो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रोसेस को वेरीफाई करे और सो ईवीएम जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है। इसलिए ईवीएम को अगर मैनिपुलेट करना है, हैक करना है, तो इसको बहुत सारे लेवल्स पे फेल्यूर से गुजरना होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्टेज 1 में ये डिस्ट्रिक्ट से असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में जाता है। असेंबली कंस्टिट्यूएंसी मतलब कि डिफरेंट स्टेट जो है डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी में बटे होते हैं और फिर स्टेज 2 में जो है असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से ये पोलिंग स्टेशंस में जाता है और ये जब कैंडिडेट जो है फाइनल हो जाते हैं तब जो है ये पोलिंग स्टेशन में जाता है। और ये जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा एक मैथमेटिकल रैंडम एलोकेशन है। ये ईवीएम बीबीपीएटी रैंडमाइजेशन जो है एक मैथमेटिकल रैंडम एलोकेशन है, मतलब मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग के द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल होते हैं इस प्रोसेस में। और जिस रूम में स्टोर करके रखा जाता है उसको 24/7 जो है गार्ड किया जाता है और वो सील्ड होता है। ये सारा प्रोसेस जो है इलेक्शन में फेयरनेस को बरकरार रखने के लिए किया जाता है। अगर ईवीएम की बात करें तो ईवीएम को 2004 में पहली बार जनरल इलेक्शंस के दौरान यूज किया गया था, बट 1982 में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केरला असेंबली इलेक्शन में पहली बार इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ईवीएम को इंस्टीट्यूट किया गया था। हालांकि ये जो है रेंडमाइजेशन प्रोसेस मिड 2000 में इसको लाया गया था, मतलब उस समय से ये कंसोलिडेट स्टैंडर्डाइज सिस्टम बन गया था। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि ईवीएम को कब लाया गया था 2004 जनरल इलेक्शन के दौरान, और ये रेंडमाइजेशन प्रोसेस क्या होता है और ये कब से इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। नेक्स्ट है आईएनएस तारागिरी। ये इंडियन नेवी के द्वारा अगले महीने जो है इसको ज्वाइन किया जाएगा। आईएनएस तारागिरी जो है प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। प्रोजेक्ट 17A क्या है? इस प्रोजेक्ट में स्टील्थ फ्रिगेट इस तरह के 7 शिप्स बनाए जाएंगे। ये जो है आईएनएस तारागिरी उसमें से एक है। अर्लियर जो स्टील्थ फ्रिगेट बनाए गए उसमें नीलगिरी और दूसरे शिप्स बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो है 75% इंडिजिनस है। कहने का मतलब कुछ कंपोनेंट जो है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल के होते हैं, जैसे गैस टर्बाइंस वगैरह, वो दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करके आते हैं, और कुछ इक्विपमेंट जो सस्ते होते हैं वो दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करके लाए जाते हैं।
तो ओवरऑल 75% ये इंडिजियसली बिल्ड है, जबकि कुछ कंपोनेंट जो है फॉरेन कंट्रीज से लाए गए हैं। ये एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। जो शिप्स होते हैं वो कैसे वेपन से लैस है, इस पे निर्भर करता है कि वो शिप्स कैसा होगा। तो ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, कहने का मतलब कि इसमें गाइडेड मिसाइल जो कि फ्लाइट के दौरान जिसको कि गाइड किया जा सकता है, वह अपने टारगेट को ढूंढ ढूंढ कर स्ट्राइक करता है। तो ये उस तरह का शिप्स होगा और ये मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कि ये बहुत सारे रोल्स को निभाएगा, जैसे कि ये स्कॉट, वॉरशिप, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इन सब ऑपरेशंस में इसको शामिल किया जाएगा। ये स्टिल्थ कहने का मतलब क्या होता है, ये स्टिल्थ फ्रिगेट है। तो स्टिल्थ कहने का मतलब है कि वैसे टेक्नोलॉजी जिससे ये शिप जो है एनिमी के रेडार को चकमा दे सकता है, उसी को स्टिल्थ बोला जाता है। और फ्रिगेट कहने का मतलब क्या है, फ्रिगेट कहने का मतलब है कि मीडियम साइज शिप्स, जो इसका इंजन है वो डीजल और गैस टरबाइन इन दोनों फ्यूल से चलाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के बिल्ड होने से ये जो है इंडिया के आत्मनिर्भर भारत में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है कि INS तारागिरी एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ फ्रिगेट का मैंने मतलब आपको समझा दिया, और ये 75% इंडिजिनस है। ये मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है डियागो ग्रेसिया। ये एक कोरल अटॉल है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान ने इस पे मिसाइल से अटैक किया है, सो इसलिए ये न्यूज़ में है। ये एक कोरल अटॉल है। कोरल कहने का मतलब, कोरल एक एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, बहुत ही छोटे लेवल के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट इसके स्केलेटन को सीक्रेट करते हैं, मतलब कि पैदा करते हैं। और यही जो है थाउजेंड और मिलियंस ईयर्स कलेक्ट होते 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 एक आइलैंड का रूप ले लेता है। इसलिए इसको एक कोरल अटॉल बोला जाता है। अटॉल का मतलब होता है रिंग शेप, मतलब जो कोरल जो है इस शेप में हो उसको कोरल अटॉल बोलते हैं। तो डियागो गार्सिया चैगोस एर्केपिलागो ये आइलैंड का एक पार्ट है। ये आइलैंड जो है चागोस एर्किपिलागो बहुत सारे कोरल अटॉल से मिलकर बना हुआ है। ये आइलैंड जो है मॉरिशस के अंडर में आती है। हालांकि 1968 से पहले ये यूके के अंडर में था, ब्रिटिश अंपायर का पार्ट था। 1968 में मॉरिशस जब इंडिपेंडेंट हुआ तब इस आइलैंड को ब्रिटेन ने अपने पास रख लिया, और उसके बाद अभी 2025 में ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा ये डिसीजन दिया गया कि ये जो है ऑक्यूपेशन, इस आइलैंड का ऑक्यूपेशन ब्रिटिश के द्वारा ये इलीगल है और मॉरिशस को इसको रिटर्न कर देना चाहिए। सो 2025 में एक एग्रीमेंट में ये आइलैंड को जो है मॉरिशस को रिटर्न कर दिया गया। बट यूके और मॉरिशस के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट के तहत इसे 99 ईयर्स के लिए लीज पे दिया गया है यूके को। और चूंकि यूएस जो है यूके का एक अलाइज है, सो यूके और यूएस का ज्वाइंट मिलिट्री बेस जो है इस आइलैंड पे है। और अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये डियागो ग्रेसिया ये कोरल अटॉल है, ये मॉरिशस का पार्ट है। कोरल अटॉल क्या होता है, अटॉल का शेप क्या होता है, वो रिंग शेप होता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा सेंट्रल वाटर कमीशन को ये आदेश दिया गया है कि चंबल रिवर में जो वाटर फ्लो है, जो प्रॉपर वाटर फ्लो है, उसको मेंटेन किया जाए, ताकि उसमें रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक गंगेज रिवर के डॉल्फिन्स हैं, घड़ियाल्स हैं, फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं, इनके लाइफ को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो चंबल रिवर का जो डिटेल्स है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एक पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल कहने का मतलब कि जो सालों भर बहता रहता है। और ये एक रेनफेड रिवर है, मतलब मेनली ये रेन के द्वारा फेडेड होता है, मतलब कि पानी इसमें मेनली रेन के द्वारा आता है। बट ये सालों भर जो है बहता है। ये गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक पार्ट है। ये विंध्या रेंज जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, और इससे राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना रिवर से ये मिलता है। ये पंचनद यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर से मिलता है। इसकी जो
इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उसमें बानस, काले सिंध, पार्वती, सिप्रा, कूनो, ये इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। चंबल रिवर के कारण जो है इन चंबल एरियाज में रवाइंस बन जाते हैं और ये इन ज्योग्राफी का एक प्रॉपर्टीज है। रवाइंस एक डीप इस तरह से जो कि सॉइल के इरोजन के रिवर के द्वारा सॉइल इरोजन की वजह से ये रवाइन जो है एक छोटी छोटी खाई के रूप में बन जाते हैं। इसीलिए ये पूरा एरिया जो है बैडलैंड टोपोग्राफी बोला जाता है। बैडलैंड टोपोग्राफी कहने का मतलब है जो कि हाईली इरोडेड है, सॉइल जिसका हाईली इरोडेड है और बहुत सारे रेविन्स ये बन जाते हैं। अगर चंबल रिवर की बात करें तो ये एक एंशियंट रिवर है। एंशियंट के साथ साथ ये एंटीसीडेंट रिवर है। ये एक टेक्निकल टर्म है रिवर्स के लिए। एंटीसीडेंट कहने का मतलब होता है कि वे रिवर्स जो वहाँ के ज्योग्राफी से भी पहले फ्लो होते थे, मतलब नदी पहले फ्लो होती थी और वहाँ की जो ज्योग्राफी है वो बाद में बनी, तो ऐसे रिवर्स को एंटीसीडेंट रिवर्स कहा जाता है। और ये बहुत ही पुरानी नदी है, ये इवन गंगा और यमुना सिस्टम से भी पुरानी नदी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें घड़ियाल, गंगे रिवर डॉल्फिन और फ्रेश वाटर टर्टल्स रहते हैं। और ये प्रोटेक्टेड एरिया जो है नेशनल चंबल सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चंबल रिवर ये पेरेनियल है, विंध्या रेंज इसका ओरिजिन है। इसके इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और इसकी टोपोग्राफी, इनको आपको याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।